सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 3 पुस्तकें अपने लगती है। उसमें से एक भूगोल की पुस्तक है जिसका आज पहला पाठ हम पढ़ते हैं। इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं। हम जिस भूमि पर रहते हैं, तो जिस ग्रह पर हम निवास कर रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी। और जैसे हमारी पृथ्वी है उसी प्रकार से इस सौर मंडल में और बहुत से ग्रह हैं। अब सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में हम प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय होता है और सायंकाल सूर्य अस्त होता है। तो ये जो सूर्य है, यह सूर्य अपने साथ जो अन्य ग्रह है उनको मिलाकर, तो सूर्य और उसके ग्रह यह मिलाकर बनता है सूर्य का परिवार। इसी को हम सौर परिवार कहते हैं। अब ये सारे के सारे ग्रह अभी इस चित्र के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही रुचिकर पाठ है। आप इस चित्र में ध्यान से आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, अब ये जो हरे रंग की दिखाई दे रही है ये पृथ्वी है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर काटती है। और ये पृथ्वी के समान ही अन्य ग्रह हैं, जैसे मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, प्लूटो है, नेपच्यून है, बुध है। तो ये जो ग्रह हैं ये सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये सूर्य और ये इतने सारे जो अन्य ग्रह हैं, इन सबको मिलाकर कहते हैं सौर परिवार। अब आगे देखते हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल ये चैप्टर है और आप इसके बिंदुओं से हमेशा परिचित रहते हैं। सूर्यास्त के बाद आपने देखा है रात्रि को आकाश कितना अच्छा लगता है। यदि रात्रि को आसमान बिल्कुल स्वच्छ है और उसमें बादल नहीं है, तो आपको सायंकाल होने के बाद में जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तो उसमें आपको 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती रहती है, बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आप इनकी गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते कितने तारे हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों और इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाना कहते हैं, कभी उसका प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार कम ज़्यादा प्रकाश होता रहता है, उसको कहते हैं टिमटिमाना। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान तेज चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप छोटे थे तभी से आप चंद्रमा या चंदा मामा इस नाम से आप सुनते रहते हैं। तो ये जो चंद्रमा है, इसका आकार पूरे माह में एक जैसा नहीं रहता। कभी वो पतला होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर पूरे में से कुछ थोड़ा थोड़ा घटने लग जाता है और फिर बिल्कुल ही अदृश्य हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा है, इसको 1 महीने में पूर्ण रूप से, पूरा जो गोल चंद्रमा है उसको महीने में 1 बार हम देख सकते हैं। तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है, उस रात को कहते हैं पूर्णिमा। जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो ये रात कहलाती है पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या होती है अमावस्या। जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो कहलाती है अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
आपको इसमें आश्चर्य होता होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। आप में से कई ऐसे छात्र सोच सकते हैं कि दिन में हो सकता है ये जो तारे हैं ये गायब हो जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में देख नहीं पाते हैं। होते तो वो हमेशा ही हैं, दिन में भी तारे होते हैं, चंद्रमा होता है, रात्रि को भी होता है, लेकिन रात्रि को सूर्य नहीं होता। तो सूर्य के प्रकाश के अभाव के कारण से हमें वो तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, और दिन में सूर्य का तेज प्रकाश आ जाता है, इसलिए वो कम प्रकाश वाले तारे चंद्रमा ये हमें दिखाई नहीं देते। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो कहलाती है खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और हमारा सूर्य भी एक तारा है। यानी इस आसमान में कुछ जो बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड होते हैं वो गर्म होते हैं, गैसों से मिलकर बने होते हैं, और इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में उसको उत्सर्जित यानी उसको फेंकते रहते हैं, उत्सर्जित बाहर निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक बहुत बड़ा तारा है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल और एक सुई की आवश्यकता रहेगी। कागज़ के मध्य में आप टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा हुआ रहे, उसके ऊपर लगा हुआ रहे। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचेंगे आप, और कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर देंगे। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखेंगे और टार्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा देंगे। ध्यान रहे कि टार्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अब अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर आप खड़े हो जाएं। दूसरी सारी बत्तियों को, लाइट को बुझा दें आप। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों जो बंद है तो आपको वो छोटे छोटे बिंदु दीवार पर दिखाई दे रहे हैं। अब कमरे की आप सभी बत्तियों को जला देंगे, लाइट जला देंगे, तो प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। अब ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि रात्रि को हमें सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, यानी कि आप समझे कमरे में जैसे लाइट जली थी तो वैसे ही उसके समान सूर्य उदय हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो वो सारे जो छोटे छोटे बिंदु के रूप में चमक रहे थे तारे, वो सारे के समय दिखाई देने बंद हो जाते हैं। इसमें आपको प्रयोग में ऐसे बताया गया है कि ऐसे आप एक कागज़ है उसको वृत्त के रूप में आप उसको काट लीजिए और उसके ऊपर निशान लगा लीजिए ताकि वहाँ पे टॉर्च जाए। उसके बाद में आप सुई की सहायता से ऐसे छोटे 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 उसमें छिद्र कर देंगे ऐसे, और ऐसे छोटे छोटे छिद्र करने के बाद में फिर आप ये जो छिद्र वाला भाग है वो टॉर्च के आगे की तरफ इसको लगा लेंगे, और बाकी का कागज़ टॉर्च के चारों ओर करके उसको रबर बैंड इत्यादि लगा के आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो रात्रि के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते आप, ये सब सूर्य के समान ही हैं। यानी जितने भी तारे चमक रहे हैं वो सारे के सारे सूर्य के समान ही हैं। सूर्य भी तारा है और रात में चमकने वाले अन्य तारे भी हैं, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ आपको कितना छोटा दिखाई देता है। उसी हवाई जहाज़ को यदि आप हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ देखोगे
तो आपको कितना लंबा चौड़ा हवाई जहाज वो दिखाई देता है, लेकिन हवा में आसमान में उड़ता है ऊंचाई पे आपको लगता है छोटा सा है, लेकिन छोटा होता नहीं है। उसी प्रकार से जो तारे हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो छोटे होते नहीं हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो एक शब्द आ गया यहाँ पे, नक्षत्र मंडल। तो आपसे पूछा जाए नक्षत्र मंडल क्या है, तो रात्रि में आसमान को देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा कुछ विभिन्न आकृतियाँ बन जाती है, ये सब नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है जिनसे हम परिचित हैं, उसका नाम है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि यानी 7 ऋषि यानी संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि मंडल अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से आप कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आप रात्रि में जब आसमान पूरा तारों से भरा हुआ होता है, तो आप थोड़ा सा आसमान को देखने का आनंद लीजिए, तो आपको उसका अच्छी तरह से पता लगेगा। अब देखिए आप ये चित्र देखिए आप, तो ये आपको देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं तारे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे हैं, सप्तऋषि मंडल है। और ये आपको ऊपर की तरफ ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। और प्राचीन समय में लोग रात्रि में जब दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो उनको ध्रुव तारा के कारण से उनको एक दिशा उत्तर दिशा का ज्ञान रात्रि को हो जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ऊपर वाला चित्र है, उसमें आपने अभी देखा कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यह 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सप्तऋषि मंडल है। और इसके ठीक उत्तर में ये आपको देखिए, ये यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे बढ़ाएं, तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अब आप ध्यान देने वाली बात है, कुछ तारे क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं और ऊपर चंद्रमा को देखते हैं, उसी प्रकार से यदि चंद्रमा पर हम चले जाएं और वहाँ से देखें, तो जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा से पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक नई परिभाषा आ गई थी। ग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती,
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और आपने पहले पढ़ा तारे कौन से होते हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी आपने ऊपर सौर परिवार देखा था, तो उसमें कुछ ऐसे ग्रह थे जिनके चारों ओर कुछ ऐसे चक्कर बने हुए थे, छल्ले बने हुए थे। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। ये छल्ले क्या हैं? असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। पाठ के प्रारंभ में जो हमने सौर परिवार देखा था, तो उसमें ये यूरेनस और ये बृहस्पति, ये इनके चारों ओर जो ये छल्ले दिखाई दिए थे, ये छोटे छोटे जो पिंड हैं, इनकी एक प्रकार की पट्टी है। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए आप, ये सौर परिवार का ही चित्र है। अब इसमें जो जानकारी दी गई है, ये आपको सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ये ग्रह दिखाई दे गए हैं जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब इसके आगे जो 58, कहीं 228, कहीं 150, कहीं 108, 778, और जो हमारी पृथ्वी होती है वो 365 सही 1/4, ये इनका परिक्रमा करने का समय होता है। ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है उसको करने में इतना दिन ये लगाते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो ये जो बुध ग्रह है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। एक छोटी सी बात आप समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है 1 दिन में, और बुध अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है? 59 दिन में, 59 डेज में। और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है वो बुध 88 दिन में कर लेता है, और पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में करती है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 255 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है 365 दिन, और उसके साथ में 6 घंटे और होते हैं, 365 सही 1/4 उसको बोलते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में, और इसका चंद्रमा 1 होता है। ऐसे ही मंगल है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 687 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में, और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। तो ये विभिन्न ग्रह हैं, और इनका परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूर्णन का अलग अलग समय आपको दिखाया गया था। ये एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इसमें असंख्य छोटे 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 ग्रह होते हैं जो अनियमित रूप से इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ऐसे इसमें बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब की जानकारी दी हुई है, कितने दिन में ये परिक्रमण करते हैं और कितने दिन में ये घूर्णन करते हैं। तो आप इसको ठीक प्रकार से उनको पढ़कर थोड़ी सी जानकारी इसमें कर सकते हैं। अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल
सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुखिया है सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब अगला बिंदु है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है उसको हम पहले बोलेंगे और फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से हम उनको बोल रहे हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार है बुध नज़दीकी ग्रह, उसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और अंत में नेपच्यून है। अब इनको हम याद रखने के लिए कि कौन सा ग्रह 1 नंबर पे है, फिर बाद में कौन सा है, अंत में कौन सा है, एक छोटी सी ट्रिक है, उसकी सहायता से हम इसको याद रख सकते हैं। आप इसको नाम याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसको आप याद कर लेंगे तो फिर सूर्य के जो ग्रह हैं उनके पहले पहले अक्षर हैं MBEMJSUN, तो उसकी सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं। अर्थ और यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से जुपिटर, ऐसे आप इनके नाम जो इनके पहले अक्षर हैं उनके हिसाब से इनको आप ध्यान रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी एक निश्चित इनका रास्ता है, उस पर वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो अपना रास्ता भटकते नहीं है, जिसका जो रास्ता है वो वहीं चक्कर लगाएगा। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, वृत्ताकार हैं लेकिन दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा की कक्षा, बृहस्पति की कक्षा, ये जो उनके रास्ते हैं परिक्रमा करने के वो कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। जैसे हमारा एक वर्ष होता है पृथ्वी का 365 से 1/4 दिन का, और आम रूप में इसको 365 दिन का कहते हैं हम। तो 365 दिन का एक वर्ष होता है, उसी प्रकार से जो बुध है उसका एक वर्ष 88 दिन का होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो यहाँ एक छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र को। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह भी कहे जा सकते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवताओं कहा जाता है। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा गया है। अब किस प्रकार से शब्द की उत्पत्ति हुई? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूगोल को हम जियोग्राफी कहते हैं, तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनता है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। तो ये जियोग्राफी इसको कहा गया। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब एक यहाँ छोटा प्रश्न बनता है, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा खगोलीय पिंड और उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो आपको लगा ना कि किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड कैसे जानकारियों का भंडार है और कितना ये
चमत्कारिक रूप से इसमें जानकारी आपको मिल रही है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। आकार में ये पांचवा ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी ये चपटी है पृथ्वी, यानी थोड़ी दबी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अभी तक जो खोज हुई है उसके अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ये नीला रंग इसके पानी के कारण से होता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। आपसे यही पूछा जा सकता है नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की आप तुलना भी कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर थी और चंद्रमा हमसे केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है ये। अब एक जानकारी। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब एक कोई भारतीय भी है क्या जो चंद्रमा पे गया था, तो राकेश शर्मा नाम के एक अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा में गए थे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और किस प्रकार से लगाता है, जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। तो ये क्या है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। वैज्ञानिक इसको बनाते हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट आदि है। अब आप देखिए रॉकेट का ये प्रक्षेपण, ये पृथ्वी है, यहाँ से रॉकेट को भेजा जाता है और फिर ये जाकर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाता है। यानी जो पृथ्वी का घूमने का रास्ता है वहाँ पे ये स्थापित हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, वैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी इसका जो घूर्णन और परिक्रमण है वो लगभग बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब आपसे कोई पूछे कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई क्यों पड़ता है, तो उसका उत्तर होगा चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन का समय एक बराबर होने के कारण से हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। इसके बाद में क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी तारा, ग्रह और उपग्रह के अलावा भी ऐसे असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं
जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी कक्षा में घूमते रहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, कभी कभी ये घूमते घूमते पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण से ये पृथ्वी पर गिरने लग जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है तो हवा के साथ इनका घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण इनमें आग लग जाती है, जलने लग जाते हैं। तो इनमें लगभग तो पृथ्वी की सतह पर पहुंच नहीं पाते, उसके बीच में ही वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो बड़े होते हैं और पूरे जलते नहीं हैं, और वो बिना जले ही या कुछ हिस्सा उसका बिना जले रह जाता है, वो पृथ्वी पर गिरता है। अब इतने लंबे चौड़े ये आकार के होते हैं, तो धरातल पर पृथ्वी पर जहाँ गिरते हैं वहाँ बड़ा गड्ढा बन जाता है। आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को आपने देखा होगा। ये लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। यानी जो मिल्की वे आकाश गंगा है, तो हमारा सौरमंडल इसका एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, फिर पृथ्वी, फिर सूर्य, फिर ये 8 ग्रह और हमारी एक आकाश गंगा। इस प्रकार की बहुत सी आकाश गंगाएं, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में अभी तक दुनिया के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो ये आसमान में इस प्रकार से ये चमकदार तारों की एक समूह दिखाई देता है, जिसको आकाश गंगा, जैसे कोई प्रकाश की नदी बह रही है तो इसलिए उसको आकाश गंगा। अब देखिए किस प्रकार से ब्रह्मांड के साथ में हमारा संबंध है। आप इस चित्र में देखिए कि हम यहाँ पर है और हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है, और ये आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात हुआ है कि हम किस प्रकार से एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में हम निवास कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप छोटे से कस्बे में रह रहे हैं, छोटे से शहर में रह रहे हैं। वो जो छोटा सा कस्बा, छोटा शहर, गांव है, वो एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से आप इस पाठ का आनंद लीजिए, इस अनंत ब्रह्मांड का आनंद लीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।